कहां कहां पे कौन कौन सी चीजों पे हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो 90+ मार्क्स लेके आएगा। एक कड़वी सच्चाई बोलूंगा, चुभ सकती है। अब मैं आपको एक मैथ सुनाता हूं। देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपको लगभग 200 रुपए में 45 सैंपल पेपर दे दूंगा, तो जो आपको ये रेस जिताएगा ना 90+ की, वो एक ही चीज है बस। ये जो 90 मार्क्स की जर्नी होती है, ये अप्रैल से अक्टूबर नहीं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी में स्टार्ट होती है। आप में से बहुत बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स हो गए होंगे, रिजल्ट भी आ गया होगा, और अभी हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। लगभग 60 to 70% सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा आपकी तरफ से, और हो सकता है आपके स्कूल, आपके ट्यूशन सेंटर, आपके पेड बैचेस में 90 to 100% सिलेबस भी हो गया। जैसे हमारे पेड बैचेस के अंदर दिवाली से पहले हम लोग हमारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, जो हमारा बैच 1.0 2.0 चल रहा है। लेकिन 90% मार्क्स या 95% मार्क्स उस बच्चे के कभी भी नहीं आते जिसने अपना सिलेबस खत्म किया हो अच्छे से। 90% मार्क्स की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत स्मार्टली काम करना पड़ता है, बहुत एफिशिएंटली काम करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ बातें करेंगे कि कहां पे हम लोग लैग कर रहे हैं, कहां पे हमसे गलती हो रही है, और वो बहुत छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको शायद पता भी नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात, तो मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को खोल के आए हो, तो आप सबको कहीं ना कहीं एक ड्रीम है, एक सपना है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो। मुझे लगता है कि सबका सपना नहीं होता अच्छे मार्क्स स्कोर करना, कुछ का सपना सिर्फ पास होना भी होता है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। यहां पे कुछ बातें करते हैं। लेट अस अज्यूम कि अगर आप ये वीडियो अभी अक्टूबर में देख रहे हैं, तो आपका मान लेते हैं 60 to 70% सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना। और मान के चल लेते हैं कि नवंबर एंड कह लो, ऑल्दो नवंबर शुरू में भी हो सकता है, कि 100% सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। अब सिलेबस पूरा होने का मतलब क्या है? सिलेबस पूरा होने का मतलब आपकी तरफ से सिलेबस पूरा होना नहीं है, आपके स्कूल में सिलेबस पूरा होना है, आपके पेड बैचेस में सिलेबस पूरा होना है, या फिर आप जहां ऑफलाइन अगर जाते हैं तो वहां पे सिलेबस पूरा होना, ये मतलब है। आपका तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो हमें जब सिलेबस पूरा हो जाए तो हमें क्या एफर्ट मारना है? आप जहां भी पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं वो एफर्ट मारेंगे, आपके मॉक टेस्ट लेंगे, आपके टेस्ट लेंगे, आपको रिवीजन करवाएंगे, आपको असाइनमेंट्स करवाएंगे, लेकिन आपके एंड पे क्या करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, क्या हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है? तो भैया देखो, मेरा एक सबके अपने अपने थॉट हो सकते हैं। मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर कहीं पे पढ़ना है तो वो है बायोलॉजी में। आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार अच्छे से उसके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तो। लेकिन हाँ, बायो में बहुत बीच बीच से कभी कभार सवाल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक टाइम पे सेल्फ स्टडी को देने वाले बच्चे हैं, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कह लो कैपेसिटी है, कह लो स्टेमिना है, एक जगह पे बहुत लंबे समय तक बैठ के पढ़ने का, आप सेल्फ स्टडी अभी भी पेपर नहीं चल रहे हो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे कर लेते हैं, तो फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। बट अगर आप ऐसे बच्चे जिनका टेंशन स्पैन बहुत कम है, एनसीईआरटी पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी ही चाहिए। सेकेंड चीज, क्योंकि सिलेबस अभी आपके एंड से खत्म नहीं हुआ है, आपके जहां भी आप पढ़ते हैं उनके एंड से खत्म हुआ है, तो सेकेंड चीज जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है बेटा सेल्फ नोट्स। आपको अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बहुत बार ये बात कर रखी है कि जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हो तो वो आपको ज्यादा याद रहती है। अगर आपकी मम्मी ने आपको बता दिया कि बेटा ये 10 सामान है, यहां 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 पड़े हुए हैं, तो आप उनमें से एक दिन बाद, 2 दिन बाद 5 सामान भूल जाओगे, 6 सामान भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने वो खुद से रखे होंगे अलग अलग जगह जाके, तो चांसेस है कि उन 10 में से 8 सामान आपको याद रहे, क्योंकि आपके मैक्सिमम सेंसेस इस्तेमाल हुए हैं उस चीज को वहां पे रख के आने में। द ओनली पॉइंट इज कि जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हो, जब आप खुद के नोट्स बनाते हो, आजकल ट्रेंड बड़ा चला हुआ है कि भैया इससे हैंड रिटन नोट्स ले लो, इससे डिजिटल नोट्स ले लो, ये वाले नोट्स ले लो। ठीक है, वो तो अच्छा है, हम भी प्रोवाइड करते हैं और भी लोग प्रोवाइड करते हैं, बट जो आपकी नैया पार लगाएंगे, जो आपको 90 से 95 या उसके ऊपर लेके जाएंगे, वो आपके सेल्फ नोट्स होने वाले, ये ध्यान रखना, आपके खुद के बने हुए नोट्स। तीसरी चीज, क्या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए? अब भैया कई लोग, मैं देखता हूं वीडियो, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने बेटा कौन से साल के पेपर देखे। आप सब समझदार हो, ऐसे लोगों की बातों में मत आया करो। जाओ लास्ट 10 साल 20 साल के पेपर निकालो, आप सबके पास इसका एक्सेस है फ्री में,
और जाके चेक करो कि एनसीईआरटी के सवाल नहीं आए हुए, तो आंसर है क्यों नहीं आए हुए, किसने बोला नहीं आए हुए, बिल्कुल आए हुए। और हाँ, ये भी सच्चाई है कि इस वीडियो को देखने वाले 100% बच्चे एनसीईआरटी का हर एक सवाल नहीं करेंगे पेपर तक, ये सच्चाई है। मैं कितना मर्जी बोलूं करो करो करो, नहीं करेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी के 80% सवाल बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। आप दुनिया के 10% बच्चों में तो आ ही गए जिन्होंने 80% सवाल खुद से बना रखे, खुद से बना रखे। आपके स्कूल में नहीं हुए थे, आपके ट्यूशन में नहीं हुए थे, आपने खुद से बनाए थे। लेकिन ये सारी चीजें तो सर हमें पहले से ही पता थी। तो आज आप हमें नया क्या बताने आए हो? मैं आपको बताने आया हूं कहां कहां पे कौन कौन सी चीजों पे हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, अभी 4-5 दिन पहले उसका मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट आया। काफी होशियार बच्चा है, उसके 80 में से 54 मार्क्स आए। काफी होशियार बच्चा और उसके 54 मार्क्स आ गए, ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो 90+ मार्क्स लेके आएगा। आपको पता है उसके एग्जाम में 16 नंबर के आसपास का पेपर जो है वो छूट ही गया, छूट गया, या जल्दबाजी में उसने वो गलत कर दिया, या वो डायग्राम, आपको याद होगा कन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम होता, चलो डिटेल में ना जाके, वो डायग्राम उसने अपनी शीट पे 4 बार बना के मिटाया क्योंकि वो ढंग से नहीं बना। द ओनली पॉइंट इज उसके पेपर को साफ देख के लग रहा था कि उसकी पेपर को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। उसके पेपर को देख के साफ लग रहा था कि उसको यह भी नहीं पता कि आगे वाले सेक्शन में सवाल कितने बड़े आने वाले हैं। उसको यह भी नहीं पता था कि मुझे कितने सेक्शन को कितना समय देना है, कितने सेक्शन को कितना समय देना है। बड़ी प्यारी बात करूंगा, आप कोई भी नई वीडियो गेम खेलते हो, शुरुआत में वो वीडियो गेम वाले आपको क्या करवाते हैं? आपको पहले सिखाते हैं कि ये वाला बटन यहां से दबाना है, ये वाला बटन यहां से दबाना है। फिर धीरे धीरे जब आप 5वें 6ठे 7वें 8वें लेवल पे जाते हो तो आप प्रो हो जाते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? द पॉइंट इज सैंपल पेपर, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये आपको प्रो बनाएंगे। इमेजिन करो, एक नंबर देता हूं, इमेजिन करो बोर्ड के पेपर से पहले अगर आपने 30 पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे होंगे, आपको क्या लगता है अगर इस साल बोर्ड का पेपर, मान लेते हैं, ऑब्वियसली बात है लाखों में बच्चा है, पर मान लेते हैं बोर्ड का पेपर 1000 बच्चे देने वाले हैं, अब क्या लगता है 1000 बच्चों में से कितने बच्चे होंगे जो बोर्ड से पहले 30 पेपर सॉल्व करके आएंगे? मुझे लगता है इन 1000 में से 20 भी नहीं होंगे, 40 भी नहीं होंगे जो 30 से ज्यादा पेपर पूरे के पूरे समय के साथ, घड़ी के साथ, जैसे स्कूल में पेपर देता है वैसे करके आएगा। तो जो आपको ये रेस जिताएगा ना 90+ की, वो एक ही चीज है बस, और वो है सैंपल पेपर। सर सैंपल पेपर करने कब होते हैं? सबसे बड़ा सवाल, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सैंपल पेपर तब कर रहे होते हैं जब आपकी तरफ से 100% सिलेबस हो जाए। एक कड़वी सच्चाई बोलूंगा, चुप सकती है, 100% सिलेबस तो इस कैमरा में बैठे हुए 99% बच्चों का होने नहीं वाला कभी। तो क्या इसका मतलब हम सैंपल पेपर शुरू ही नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई भाई? एक एथलीट अगर तैयार ही नहीं है तो क्या वो मैच खेलने नहीं जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर आपका सिलेबस, मेरे हिसाब से, मैं भी एक टॉपर रह चुका हूं, मेरे भी 90+ में मार्क्स आए हैं, मैं अपने हिसाब से बताऊं या जो मैं पढ़ा रहा हूं 15 साल से उसके हिसाब से बताऊं, आपको सैंपल पेपर शुरू कर देने चाहिए जब आपकी तरफ से आपको लगता है कि आपका 70% सिलेबस हो गया है। और कितने पेपर करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको सैंपल पेपर स्टार्ट कब करने शुरू कर देने चाहिए? जब आपको लगे कि आपका 70% सिलेबस हो गया है। मान लो आपको लगता है यार मेरा ना कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर रह गया है, या मेरा ना इलेक्ट्रिसिटी रह गया, कोई बात नहीं, आपका 70% सिलेबस तो हो गया ना, शुरू हो जाओ। अब देखो, अब आओ मैथ समझते आओ। आपका 100% सिलेबस होते 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 दिसंबर आ गया, ठीक है, और आपके पास कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं पढ़ने के लिए। मान लेते हैं एक वीक की, देखो इसको ना प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ने को, सिर्फ साइंस तो है नहीं, तो उस हिसाब से दिसंबर में आप एक सैंपल पेपर करोगे, आप पर सब्जेक्ट पर वीक एक ही तो पेपर कर पाओगे। आपके पास 4-5 सब्जेक्ट तो होंगे, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी भी होगा किसी के पास कंप्यूटर साइंस में, तो भैया 5-6 सब्जेक्ट तो होंगे ना। तो एक दिन में साइंस का एक पेपर करोगे, दो, भैया दिसंबर में तो मुझे लगता है एवरेज बच्चों की बात हो रही है यार, यहां नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसे सोचो तो आपके एक महीने के अंदर सिर्फ 4 पेपर हो पाएंगे साइंस के, और अगर आप 1 जनवरी मान लो तो भैया फिर आपके हो गए 8 पेपर, और अगर आप 1 फरवरी के शुरू करते हो तो मान लेते हैं 12 पेपर। ऑल्दो आप सबको पता है
फरवरी लास्ट में पेपर शुरू हो जाएंगे और जनवरी में प्रैक्टिकल फाइल फलाना ढमकाना में इतने बिजी हो जाओगे आप कि यहां पे भी ज्यादा पेपर कर नहीं पाओगे। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जो नवंबर होता है, और मैं तो कहूंगा अगर कर सकते हो तो 15 अक्टूबर से ही सैंपल पेपर स्टार्ट कर दो। 15 अक्टूबर से ही अगर 60% सिलेबस भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम अपने पेड बैच के अंदर सिलेबस खत्म होने से पहले मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं। आपके भी शायद ऑफलाइन में कर देते होंगे, हम तो कर देते हैं, क्योंकि अभी भैया कार्बेंट्स कंपाउंड बचा रहा तो कोई बात नहीं, होता रहेगा वो। कार्बेंट्स कंपाउंड से पूरे पेपर में 4 सवाल है, छोड़ दे, बाकी तो कर। और करना कैसे है सैंपल पेपर, लेकिन अगर आप 15 अक्टूबर से सैंपल पेपर कर देते हो तो मेरा यकीन मानो आगे, पहली बात तो आपने सब दुनिया से पहले पेपर करना शुरू कर दिया, दूसरा आपका स्टेमिना बढ़ चुका होगा तो आगे जाके आप 2 पेपर भी कर पाओगे। और ये जो 12 नंबर था ये इंटू में 2 करके 24 तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो ये नंबर 30 तक जाते जाते भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर चलो आपने खुद से 24 भी कर लिए तो 6 पेपर में से 2 तो स्कूल के आपके प्री बोर्ड हो गए, आपके ट्यूशन सेंटर में भी हो गए, तो वो सारी चीजें भी हो गई। देखो इमेजिन, मैं एक बड़ी फनी चीज बताता हूं आपको। हमारा 80-20 रूल तो अलग है। 80-20 रूल में हम 20% सिलेबस करवाते हैं, उसमें से 80% पेपर आता है, लास्ट 2 साल से करवा रहे, चेक करना। लेकिन मान लो कोई यूट्यूब के टीचर ने, इंक्लूडिंग मी, मैंने आपको YouTube पे मान लो 500 क्वेश्चन करा दिए, ये तो कम है, मैंने तो आपको हजारों क्वेश्चन कराए होंगे YouTube पे, मान लो 500 भी करा दिए। अब उन 500 में से अगर पेपर के अंदर 10 सवाल आ गए तो ये कौन सी तोप वाली बात होगी, आप मुझे समझाओ जरा। पहली बात तो वो 500 सवाल भी टीचर के नहीं है, मेरे भी नहीं है, बाकी टीचर्स के भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से लाए। हाँ, सवाल चुनना एक कला है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपने 30 पेपर कर लिए होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मजेदार कि उन 30 पेपर में से कितने सवाल आपको बोर्ड के पेपर में मिलेंगे जो आप पहले से ही कर चुके होगे। इमेजिन करो, एक गेंद को आप 20 बार खेल चुके हो, 21वीं बार कैसे खेलोगे यार, दिमाग लगाओ यार। तो इसीलिए सबसे जरूरी है सैंपल पेपर करना। सैंपल पेपर करना कैसे है और कहां से लाएंगे इतने सारे सैंपल पेपर, ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूं। सैंपल पेपर करने के लिए भाई साहब सबसे घटिया तरीका है, जब मन आया करना शुरू कर दिया। नहीं जी नहीं, बोर्ड के पेपर में 3 घंटे मिलेंगे, आपको अपने आप को देने हैं 2.5 घंटे। जो हमारा पेड बैच का बच्चा है उसको पता है हम 2.5 घंटे देते हैं, आपको अपने आप को देने हैं 2.5 घंटे। टाइमर ऑन करना है, 2.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर कर देना है स्टार्ट। बात समझ में आ गई? मान लो आपने 10 बजे का टाइमर लगाया, 2.5 घंटे होता है 12:30 बजे, 12:31 पे भी आपको काम नहीं करना, 12:30 बजे एग्जैक्ट काम करना है। पेपर छूटता है, छूटने दो, जज करो कि भैया आप 2.5 घंटे पेपर कर कितना पा रहे हो, क्योंकि अगर आप यहां 2.5 घंटे में नहीं कर पा रहे हो तो बोर्ड में 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हो, गलतियां भी होती हैं थोड़ी थोड़ी, उनको ठीक करना होता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं देने आपको। टाइमर लगा के गेट बंद कर लेना, जैसे कि बोर्ड का पेपर देते हैं सेम बोर्ड रखना है, शीट रखनी है वैसी शीट रखनी, ज्योमेट्री बॉक्स रखना। मैं तो कह रहा हूं यूनिफॉर्म भी पहन लेना, मजा ही आ जाएगा। और भैया 2.5 घंटे वहीं बैठ के आपको पेपर सॉल्व करना। मेरा यकीन मान लो ये कर दिया तो मजा आ जाएगा। अब सर हम इतने सारे सैंपल पेपर कहां से लेके आएंगे? अगेन ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी ऐसी अच्छी किताब खरीद लीजिए जहां पे आपको किफायती रूप में सैंपल पेपर मिल जाए। अब मैं आपको एक मैथ सुनाता हूं। देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपको लगभग 200 रुपए में 45 सैंपल पेपर दे दूंगा, विच इज 4.5-5 रुपए का एक। इमेजिन करो मैं आपको एक ऐसी किताब रिकमेंड करूं जिसका नाम है शिवदास, जिसमें 45 सैंपल पेपर से भी ज्यादा सैंपल पेपर है, 45 से भी ज्यादा, जिसमें खुद के सैंपल पेपर बनाए गए हैं, जिसमें PYQs हैं, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स हैं, CBSE ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किए हैं पेपर से पहले जब वो लॉन्च करती है वो है। 45 से ऊपर सैंपल पेपर भाई साहब इस किताब के अंदर है। और अभी अगर आप ये किताब खरीदते हैं तो 40% डिस्काउंट, अभी इसका MRP है 350 रुपए, 40% डिस्काउंट के बाद ये किताब आपको पड़ जाएगी कितने रुपए की? 210 रुपए की। डिवाइडेड बाय अगर मान भी ले 45 भी है तो भाई साहब 4.5-5 रुपए का पेपर आपको ये पढ़ने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर ये किताब 210 रुपए में आपके 90+ जर्नी को सॉल्व कर सकता, और ऐसा नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहले मैं यहां पे लेके आने वाला था इसका एक सैंपल पेपर और आपसे दावा करने वाला था कि भैया कितने बच्चे पेपर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसका 1-2 पेपर तो इतने लेवल मुश्किल है कि आपसे होंगे ही नहीं।
और कुछ पेपर आसान है। और यही बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी एक किताब चुननी होगी, चाहे शिवदास चाहे कोई और, जिसमें आसान पेपर भी हो, मुश्किल पेपर भी हो। अगर आप अगेन एक वीडियो गेम खेल रहे हो, लेवल 1 और लेवल 10 सब बराबर ही है, तो रोमांच कैसे आएगा? और रोमांच की बात चलो अलग है, जब आप 60% सिलेबस कर रहे होगे और आप पहला पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तो आप चाहोगे मेरे पास एक अच्छा सा प्यारा सा पेपर आए, एवरेज पेपर आए। फिर जब आपका 100% सिलेबस हो चुका होगा, 100% सिलेबस पे भी आप 12 पेपर कर चुके होगे, तो आप चाहोगे मेरे पास एक डिफिकल्ट पेपर आए, अब तो बाकी सब तो हलवा लगेगा आपको। तो वो किताब भी, वो पेपर भी आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि इससे अच्छी किताब सैंपल पेपर के लिए मुझे लगता है कोई नहीं है। हम लोग भी अपने ऑफलाइन में इस किताब के लिए बच्चों को बोल चुके हैं लेने के लिए। और हाँ, हम भी जब कोई भी क्वेश्चन कराते हैं, हम इस किताब पे ट्रस्ट करते हैं। कई बार बच्चा आंसर तो बहुत अच्छे लिख रहा होता है, बट उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आंसर कैसे लिखना है, बड़ी प्यारी बात समझो। देखो, क्या इस किताब में सिर्फ और सिर्फ आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, आंसर नहीं, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और सॉल्यूशन क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि आप अपना, क्योंकि ये किताब आप खुद की प्रैक्टिस के लिए खरीद रहे हो, तो क्या उसके सॉल्यूशन मैटर करेंगे? आंसर है यस। तो बेहतरीन सॉल्यूशन होने चाहिए, और वैसे सॉल्यूशन होने चाहिए जो कि आपको बोर्ड में मार्क्स दिलवाएंगे। ऐसा नहीं कि लंबा आंसर हो, एसएसटी मैं ऐसे किसी सब्जेक्ट को मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, एसएसटी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट साइंस में आप सबको पता है, जब तक अच्छी टर्मोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती है, साइंटिफिक वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होती है, तब तक मार्क्स थोड़े से कम मिलते हैं। एंड दैट इज वाई आपको एक ऐसी अच्छी किताब आपके पास होनी चाहिए जिसमें सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे हो। तो मैं चाहूंगा कि आप शिवदास की बुक खरीद लें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 4.5-5 रुपए से भी कम का पेपर है, लेकिन ध्यान रखिएगा किताबें तब करनी है जब आपका ये सारा हिस्सा हो चुका हो। और अगर आपने सैंपल पेपर 15 अक्टूबर से पहले या 15 अक्टूबर के आसपास नहीं स्टार्ट किए, तो आप ध्यान रखना कि आपसे आगे कोई निकल रहा है जो पेपर सॉल्व कर रहा है। तो ये एक जर्नी होती है, इसमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसका फल भी फिर आपको बहुत अच्छा मिलता है। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।